हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड में एलटी टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है, जिसके अंतर्गत जो पेपर है आपका वो 100 मार्क्स का है और वो 100 मार्क्स 50 मार्क्स और 50 मार्क्स में डिवाइड है। पहले जो 50 मार्क्स होंगे, फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें आपका शैक्षिक अभिवृद्धि, तर्कशक्ति और सामान्य ज्ञान यानी कि टीचिंग एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे और इन 50 नंबर में आपके सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स के अंतर्गत दो पोर्शन आते हैं, मैथ प्लस और फिजिक्स। तो मैथ और फिजिक्स ये जो पैटर्न है ठीक एलटी 2014 के जैसा है, जबकि वो एलटी 2014 यूपिटर के द्वारा कराया गया था। तो आज हम इस वीडियो में एलटी 2000 पेपर एलटी 2002 आज हम एलटी 2014 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला पार्ट है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलते हैं मैथ्स वाले पार्ट की ओर। फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो 2014 का पेपर था वो 200 मार्क्स का था और उसमें दो पार्ट जो थे 100 मार्क्स के थे, लेकिन यहाँ पर 100 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया 50-50 में। तो आप पैटर्न वैसा ही है, क्वेश्चन कम है बस। तो इसलिए इस पेपर को मैं सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत फिजिक्स और मैथ्स लगभग लगभग इक्वल मार्क्स के आए थे, यानी कि 50-50% मैथ और फिजिक्स आया गया था। लेकिन ध्यान दें, इस बार जो पेपर करा रहा है यूके ट्रिपल एससी करा रहा है, जबकि वो पेपर यूपिटर ने कराया था। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स इनवर्स माइनस ए की पावर -1 अपॉन एक्स -1, यानी कि लिमिट का क्वेश्चन है, इनडिटर्मिनेट का फॉर्म का क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो 0-0 अपॉन 0-0 यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। तो यहाँ पर x की जगह a रखेंगे तो 0 हो जाएगा और x की जगह a रखेंगे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसलिए इसे सॉल्व करेंगे और इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। अगर इस पार्ट को सॉल्व करें 1/x -1/a, तो एल कैलकुलेट करेंगे, इसे एलसीएम लेंगे x a। और अगर मैं इसे इस तरीके से लिख लूँ, माइनस पहले x लिख लूँ और माइनस a लिख लूँ, तो ये ऐसे लिखा जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। अब ध्यान दें, अगर मैं इसे यहाँ लिखूँगा लिमिट x टेंस टू a, तो -x - a अपॉन एक्स ए और x - a, ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, तो बचेगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a -1 अपॉन एक्स ए। अब आप लिमिट रख सकते हैं तो -a² हो जाएगा, तो -1 अपॉन a²। तो इसका जो पार्ट है डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इफ p 0-1-0 एंड q 0-1-0-0-1 देन प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन द प्लेन, ये यानी कि जो पी क्यू लाइन है उसका प्रोजेक्शन बताना है आपको प्लेन पर, यानी कि जो पी क्यू लाइन है इस समतल पर उसका प्रक्षेप्य बताना है। तो यदि मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो पी जो क्वेश्चन है, पी जो पॉइंट है वो है आपका 0-1-0 और क्यू जो पॉइंट है वो है आपका 0-0-1। आपको इस पी क्यू का इस प्लेन पर प्रोजेक्शन बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर ये दो पॉइंट है, ऐसे ही मान लेते हैं P और Q। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। अगर इस PQ का प्रोजेक्शन निकाल लें तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो ये होगा इस प्लेन पर। इस प्लेन पर ये प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है। तो इस प्रोजेक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होता है उसका जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा ये। इस वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो यहां है इसके डीआरएस है 1-1-1, तो ये हो जाएगा i j प्लस के, ये इसका वेक्टर है। और इसी प्रकार इस पी क्यू का अगर वेक्टर लिखूं तो पी क्यू का जो वेक्टर लिखा जाएगा 0-0, यानी कि इस पी क्यू का जो वेक्टर लिखा जाएगा 0i
0i माइनस 0 -1 हो जाएगा, तो इसलिए -j और 1 - 0 यानी कि k। इसका वेक्टर है -j + k, ये 0 है। अब इन दोनों के बीच यदि एंगल थीटा मान लें तो इनका एंगल जो निकालेंगे हम cos थीटा। दो वेक्टर का एंगल आप जानते हो cos थीटा। अगर दो वेक्टर ए बी हों तो a डॉट बी अपॉन में a मोड b मोड, दो वेक्टर अगर हों तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो होगा i का 0, यहाँ -1 -1, तो 0 -1 और +1 अपॉन इसका मोड √3 आएगा और इसका जो आएगा √2 आ जाएगा। अर्थात जो इस वेक्टर का मॉडुलस है वो √2 है, जिसे परिमाण बोलते हैं हम, और इसका √3 है। तो यहाँ से cos थीटा जो आएगा वो आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 1 - 1 0 ही हो जाएगा। क्योंकि हमें ये प्रोजेक्शन फाइंड करना है, ये वाला प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए यदि मैं यहाँ ध्यान दूं तो इसका जो कंपोनेंट होगा ये वाला, अर्थात √2 साइन थीटा। और यहाँ से अगर साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, √1 - cos² थीटा, अर्थात ये आ जाएगा साइन थीटा 1, क्योंकि 0 रखेंगे। तो इसलिए ये जो प्रोजेक्शन आया, क्योंकि प्रोजेक्शन आ जाएगा आपका √2 साइन थीटा = √2, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 है। तो प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, √2, तो जो कि आपका इसका सी पार्ट है। If ABC are non-coplanar unit vectors such that A cross B cross C = B + C by √2, then the angle between A and B is, इनमें A और B के बीच का एंगल आपको बताना है। यानी ABC समतलीय सदिश हैं, तो A B के बीच का आपको कौन बताना है। तो इसके लिए हमें दिया है A B और C, ये यूनिट वेक्टर हैं, अर्थात इनका मॉडुलस 1 है। तो A क्रॉस B क्रॉस C दिया है आपको B + C by √2। ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। ट्रिपल प्रोडक्ट को इस प्रकार से लिखते हैं, A का C से डॉट A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। और इसे अगर मैं ऐसे लिख दूं B/√2 और C/√2। कंपैरिजन अगर करें तो यहाँ से कंपैरिजन करने पर आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये √2 के इक्वल है। तो A डॉट B, यहाँ डॉट नहीं है, ये A डॉट B बराबर 1/√2, लेकिन नेगेटिव में। अब A डॉट B को लिखेंगे, आप जानते हैं cos थीटा = A डॉट B अपॉन में A मोड B मोड। तो cos थीटा A डॉट B किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा के। तो cos थीटा, क्योंकि इनका वैल्यू तो आपका 1 है, तो cos थीटा = -1/√2। और चूंकि माइनस का है तो आप थीटा क्या लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा पाई माइनस π/4, तो इसका मतलब 3π/4। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका 3π/4 ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रेट लाइन x - 1 y - 2 z - 3 k z3, यहाँ ये z नहीं है, इस z की वजह से उस साल ये क्वेश्चन रिमूव कर दिया गया था, यानी कि कॉमन नंबर दिए गए थे। तो ये है यहाँ पर 2। ये दो लाइन है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो k का पूर्णांक बताइए। अगर ये एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका मतलब ये है, ये जो लाई करेंगी वो किसी एक प्लेन में लाई करेंगी, और एक प्लेन में लाई करेंगी तो उसके लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि ये एक प्लेन में लाई करती हैं तो उसे हम इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान दें कि ये जो पॉइंट है, यहां पर अगर मैं पॉइंट की बात करूं 1 2 3 है और 2 3 1 है,
तो इन पॉइंट को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं डिटर्मिनेट में। आप यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। और देखो यहाँ है 2, 2 माइनस 1, यानी कि ये 2 माइनस 1 अर्थात 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 अर्थात 1, और 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2। और जो ये इसके DRS हैं के 2 3 3K2 3K2 और इक्वल 0, जो ये डिटर्मिनेट है वो इक्वल 0 होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका मतलब है कि एक प्लेन में लाई करते हैं, और एक प्लेन में लाई करने के लिए इस प्रकार से हम इन पॉइंट्स को लिखते हैं। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका पास आंसर सॉल्व होके आएगा, और उसका आंसर आएगा -5। आप इसे बिल्कुल सिंपल सा ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डोमेन द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड करना है। देखो डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात, चूंकि log 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट में, तो इसका मतलब है इसके लिए जो fx है, fx डिफाइन कब होगा, fx डिफाइन इफ log 10 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, ये वाला पार्ट 0 से बड़ा हो, ये वाला पार्ट 0 से बड़ा हो। और दूसरा कंडीशन इसके लिए, दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि जो ये पार्ट है लॉग में ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए अब जब इन्हें सॉल्व करेंगे, हम इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करें, अगर पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 इधर आएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, या फिर इसे अगर और तरीके से लिखूं तो इसे लिख सकता हूं x माइनस 5 लेस देन 0। तो यहां से x का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब x बिलोंग टू 0,5। तो x तो 0 5 के बीच में लाई करता है। अब इसी प्रकार इस कंडीशन को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि log 10 है, ये है ग्रेटर देन 0 है, तो log में 10, log 10 का वैल्यू 0 होता है, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो log 1 10 बेस में, तो इसका मतलब हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल 4। कैलकुलेट करेंगे इसे, ये आ जाएगा आपका, इसे तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को इधर ले जाने के बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन एंड इक्वल, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। और इसके फैक्टर 4 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करके, भाई ये आपके फैक्टर सिंपल हैं, ये आ जाएंगे x माइनस 4 और x माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल 0। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है जो x है वो बिलोंग करता है 1 to 4 में। अब अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन को अगर देखें हम, इस इंटरवल के और इस इंटरवल के, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा x बिलोंग करेगा 1 to, ये तो 5 है, 1 to 4 में, 1 to 4 में, तो इसका मतलब है x बिलोंग कर रहा है 1 to 4, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, 1 to 4। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। अब यहां पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है। अगर आपको याद हो डी बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले, हाइपरबोलिक में साइन का होता था कोस हाइपरबोलिक एक्स, कोस एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और सेक का होता था माइनस सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक का होता है कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस में। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, 6 के 6 फॉर्मूले हैं डायरेक्ट, तो इसलिए इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड
द रिजल्टेंट ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। पी और इस वेक्टर के बीच के रिजल्टेंट के बीच एंगल बताना है आपको, यानी कि पहले इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकाल लें तो पी ये हो जाएगा आपका पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 2p। और आपको 2p और p के बीच का एंगल बताना है, ये आप वैसे देख के बता सकते हैं, ये 2p है, सेम रेशो में है, ये p है, तो इनका एंगल जो होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिलेशन y इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर k के लिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना है। चूंकि आप जानते हो जो k का वैल्यू है वो है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और 2 पाई कॉन्स्टेंट है, यानी कि लैम्डा आपका लेंथ है, यानी कि एल इनवर्स होगा लैम्डा का, तो इसलिए इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल इनवर्स टी, एम की पावर 0 एल इनवर्स टी की पावर 0, ये फॉर्मूला होगा। क्योंकि इसका जो लैम्डा का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो एल होगा, यानी कि लेंथ का फॉर्मूला होगा, यानी कि इसका मीटर इनवर्स इसका यूनिट होता है, तो इसलिए m0 l-1 t की पावर 0। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, इनमें से कौन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करता है? तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यही है यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, the angular amplitude of a simple pendulum is theta naught, the maximum tension in its string will be, यानी कि एक सरल लोलक का जो कोणीय आयाम है वो थीटा नोट है, तो डोरी में अधिकतम तनाव आपको बताना है। तो अधिकतम तनाव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक पेंडुलम देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से पेंडुलम होगा। अगर हम पेंडुलम को कंसीडर करें, ऐसे एक पेंडुलम है और ये इसका लेंथ है, यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका जो आयाम है, यानी कि ये मैक्सिमम जो आयाम है वो थीटा नोट है, यहाँ पर थीटा नोट, और वो कह रहा है इसका मैक्सिमम टेंशन आपको फाइंड करना है, तो इसका कोई मास होगा एम। अब अगर ये यहाँ जब ये डिस्प्लेसमेंट करता है, मान लेते हैं कि ये यहाँ जो इतना डिस्प्लेसमेंट है, अगर इस पूरे को आर मान ले, ये तो पूरा आर है क्योंकि ये ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली इतनी, बस ये डिस्प्लेस हुआ है एच ऊपर की ओर, तो एच अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होगी एच माइनस आर। इसका वेट जो होगा एम जी, और प्लस इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा जो इसे सेंटर की ओर लाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इस रेडियस में सेंट्रीपिटल फोर्स और इसका वेट, तो इसका जो टेंशन होगा मैक्सिमम, तो टी मैक्स जो होगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। तो आर तो हमने कंसिडर किया है, ऑप्शन में ये नहीं है क्योंकि आर तो हमने कंसिडर, हमें इनमें से किसी को इसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले, चूंकि जब ये यहां से यहां डिस्प्लेस होता है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी इसकी 1/2, अगर इसका वेलोसिटी v हो तो mv स्क्वायर, तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2gh, v स्क्वायर m से m कैंसिल होगा और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम थीटा नोट की बात करें, इस थीटा नोट को फाइंड करें, कॉस थीटा नोट, तो कॉस थीटा जो होगा वो होगा r माइनस एच अपॉन आर, सॉरी h माइनस आर अपॉन आर, यहाँ से मैं h को फाइंड कर सकता हूँ। तो ध्यान दें आप,
अगर एच को फाइंड करना है तो ये होगा आर कोस थीटा और आर, यानी कि एच इज इक्वल टू आर कॉमन ले लेंगे, आर 1 माइनस कॉस थीटा नोट। ये हमारे पास एच फाइंड हो गया। तो अब हम टी मैक्स आपको फाइंड करना है, तो टी मैक्स इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर की जगह 2GH अपॉन में आर, और एच को भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो टी मैक्स एम जी प्लस एम जी इंटू 2, एच की जगह हम लिख सकते हैं आर 1 माइनस कॉस थीटा नोट अपॉन आर, आर से आर कैंसिल करेंगे तो टी मैक्स एम जी प्लस एम जी एम जी 2mg लिख लेते हैं, 2mg 1 माइनस कॉस थीटा नोट। यहां से 1 माइनस कोस थीटा नोट, क्योंकि आप जानते हो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूले से है, सीधा सीधा मैंने थीटा बाई 2 का साइन यानी कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूले से हमने निकाला है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा नोट बाई 2, यानी कि एम जी प्लस 2mg इंटू ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा नोट बाई 2। अब यहाँ से 2 चूंकि थीटा जो है बहुत लेस है, बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, तो इसका मतलब है साइन थीटा जो होता है वो थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो अगर मैं साइन थीटा बाई 2 को थीटा नोट बाई 2 लिखूं तो ये हो जाएगा mg प्लस 2mg इंटू 2 इंटू थीटा नोट बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 और 2 माइनस 2 4, अर्थात mg प्लस mg इंटू थीटा नोट स्क्वायर। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो टी मैक्स एम जी 1 प्लस थीटा नोट स्क्वायर, और ऑप्शन में हमारे पास जो गिवन था एम जी 1 प्लस थीटा नोट स्क्वायर, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स लॉग ई की पावर एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 3/4। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो उससे पहले आप इसमें लॉगरिथमिक को लिखेंगे। लॉग में जब मल्टीप्लाई होती है तो आप जानते हैं कि इन्हें प्लस में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग ई बेस एक्स अर्थात एक्स हो जाएगा, और प्लस 3/4 पहले आएगा, और आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं लॉग, क्योंकि ये दोनों अपॉन में है तो लॉग एक्स माइनस 2 और माइनस लॉग एक्स प्लस 2। और अब इसे कैलकुलेट करेंगे आप, एक्स का 1 प्लस 3/4, और ये सॉल्व होके आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। जब इसे सॉल्व करते हैं हम तो ये एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स प्लस 2 और माइनस एक्स माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 प्लस 3/4, यह आएगा x से x तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। एलसीएम लेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 और 3 4 जा 12, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। कैलकुलेट करें 4x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 12 यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1
और एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू साइन पी टी, देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू आपको बताना है, तो इसे कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। x इजकल टू साइन टी है और y इजकल टू साइन पी टी है, तो इसके लिए x 112 है, x इजकल टू साइन टी और y इजकल टू साइन पी टी, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी। इसे आप लिख सकते हो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद cos t, और ये होगा dy बाई डी टी, और इसे आप लिख सकते हो cos पी टी, अगेन पी टी का तो p लिखा जाएगा। इसे कैलकुलेट अगर करके लिखना चाहूँ तो कोस को मैं साइन की फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 माइनस अंडर रूट, तो यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी यानी कि x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी पी कोस पी टी को अंडर रूट में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां से अगर मैं फाइंड करूं डी वाई बाई डी टी, ये हो जाएगा, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका p अपॉन p अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू पी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे इसमें डिफ्रेंसिएशन अगेन करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा अंडर रूट इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट में डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x हो जाएगा, तो माइनस 2x यहाँ लिख लेते हैं, और इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल में अगेन p एज इट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर और अगेन माइनस 2y। अब इसका एलसीएम अगर लें हम तो एलसीएम देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये अपॉन में जो था हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इधर लिख लूँ इसे तो ये आ जाएगा p, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस p वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब इनकी जगह पे अगर हम पुट करें तो ये ध्यान देंगे आप 1 माइनस पी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि देखो यहाँ एक हमारे से गलती हुई है, यहाँ पर जो होगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, और यहाँ भी आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह अगर ये पुट कर दें तो ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे, और y योगा तो रहेगा और p स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई
dx माइनस पी स्क्वायर वाई, ये पूरा इसका वैल्यू रखा हमने dy बाई डी एक्स का यहाँ से, तो पी वाई को इधर लाएंगे तो इक्वल में 0 बचेगा, अर्थात जो आपका ऑप्शन था, ऑप्शन में पी स्क्वायर वाई इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ऑप्शन में बराबर में क्या बचेगा 0, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें दूसरे तरीके से इनके वैल्यू यहाँ पुट करके भी आप इसे 0 प्रूफ करा सकते थे, हमने पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो tan इनवर्स x है, अगर tan इनवर्स x को t मानते हैं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर डी टी। अब इसका सॉरी टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2 और टी की जगह tan रखेंगे तो tan इनवर्स x अपॉन 2 होना चाहिए, जबकि इसमें नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। अगर यहाँ पर अंडर रूट करें अंडर रूट 10x तो उसके बाद इसका ऑप्शन ये सही हो जाता है 2 tan इनवर्स रूट x, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ मिस्टेक है तो इसे आप चेक कर सकते हैं, इनमें से ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है 12th लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका d2 dx स्क्वायर tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। देखो एक डी बाई डी टी डी एक्स और डी बाई डी एक्स, ये इसे इस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आपका बचेगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, तो ऑप्शन है बी। इफ y इज इक्वल टू सी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स देन द कोरस्पॉन्डिंग टू दिस द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना है। अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का अगेन करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वापस देखें, अगर इस वैल्यू को पुट कर दें y को, तो यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट है ए स्टिक ऑफ 1 मीटर इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2.7 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एपरेंट लेंथ ऑफ द स्टिक, यानी कि आभासी लंबाई आपको बतानी है किसी गतिमान छड़ की जिसका वेग इतना है। चूंकि आप जानते हो जो फॉर्मूला होता है आभासी लंबाई का एपरेंट लेंथ का, वो होता है L इजकल टू एल नोड अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो L आपके पास एल नोड आपको 1 मीटर दिया हुआ है और V 1 माइनस वी है 2.7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं, इंटू 10 टू की पावर 8 है, तो 10 टू की पावर 8 मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सी का जो वैल्यू होता है वो भी 3 इंटू 10 टू की पावर 8 होता है, तो 3 को भी 2 बार लिख लेते हैं स्क्वायर की वजह से। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 अंडर रूट 1 माइनस, ये आप कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं, ये हो जाएगा पॉइंट से 9 81 अपॉन 100 लिख सकते हैं, और ये अंडर रूट 19 अपॉन 100 लिख सकते हैं, और 19 का स्क्वायर रूट 4 के आसपास होगा, यानी कि 4.35 अपॉन 10 यानी कि 0.435, तो इसका जो ऑप्शन है 4.4 मीटर, यानी कि लगभग ये वैल्यू निकल के आ रहा है 0.44 मीटर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए मास 1 kg एट रेस्ट ऑन ए रफ प्लेन, जिसमें आपको म्यू गिवन है 0.1 एंड जी इज इक्वल टू 9.8। तो इसके लिए यानी कि 1 kg द्रव्यमान तथा क्षैतिज घर्षण युक्त समतल पर विराम में स्थित किसी इसे गतिमान करने के लिए आवश्यक बल, जो गतिमान करने के लिए आवश्यक बल होगा वो F बराबर म्यू आर होगा, और R इजकल टू जो होता है वो होता है mg, तो F इजकल टू म्यू गतिमान करने के लिए बोला है तो आप इसे एफ के भी लिख सकते थे, म्यू जो दिया हुआ है 0.1 और R की जगह mg लिखेंगे, m है 1 kg
और जी आपका 9.8। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 0.98 न्यूटन, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा। नेक्स्ट है, बी वेग से ए बुलेट ऑफ मास ए, एक बुलेट है मास ए का, वेलोसिटी बी है उसका, यानी कि स्टार्टिंग का मास m1 ए है और v1 बी है, या u1 मान सकते हैं इसे, हम u कह देते हैं, स्टार्टिंग का वेग है u1 बी है, इनटू ए लार्ज ब्लॉक ऑफ मास सी, एक दूसरे ब्लॉक पर ये बुलेट फायर्ड की जाती है जिसका मास c है। द फाइनल वेलोसिटी अब बतानी है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2, चूंकि वो उसमें तक जो आपका लार्ज ब्लॉक है उस पर वो बुलेट जब जाएगी तो उससे फिक्स होकर तब गतिमान होगी, तो m1 प्लस m2, और उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं v है। तो m1 जो आपको गिवन है वो दिया हुआ a b प्लस m2 जो बुलेट जो आपका मास है, दूसरा जो ब्लॉक है जिसका मास c है, वो उसका वेलोसिटी जीरो होगा, यानी कि उसका वेग जीरो होगा, तो ये हो जाएगा आपका c इंटू जीरो बराबर a प्लस सी और वेलोसिटी v। यहां से अगर v को फाइंड करें तो v इजकल टू आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस सी, ए बी अपॉन ए प्लस सी, तो ए बी अपॉन ए प्लस सी, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ए बी अपॉन ए प्लस सी। यहां से v फाइंड आपको करना था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना ए बी सी डी हुज सेंटर ऑफ ओ, तो आपको ये रिलेशन बताना है इनके जड़त्व आघूर्ण में, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो इसे हम सिमेट्री से समझ लेते हैं। यदि मैं BD, इस BD के अकॉर्डिंग इसका जड़त्व आघूर्ण लिखना चाहूं तो ये मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, I, अगर इस पूरे का I है तो IBD जो होगा वो I नोड I/2 होगा, और अगर इससे इधर भी सिमेट्री देख ली जाए AC के अकॉर्डिंग तो IAC जो होगा वो भी I/2। सिमेट्री से सिंपल बता रहे हैं हम, तो I/2। अगर हम इसी प्रकार EF के अकॉर्डिंग देखें, EF में देखें तो EF भी से दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका भी जो जड़त्व आघूर्ण होगा EF के अकॉर्डिंग अनुदिश वो होगा I/2 विद रेस्पेक्ट टू EF। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो IAC बराबर IEF, तो इसका ऑप्शन जो होगा C सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिवन है आपको कि ये इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड, दोनों मास के बीच की जो डिस्टेंस है वो डबल कर दी जाती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम क्या हो जाएगा। चूंकि आप जानते हो जो F प्रोपोर्शनल होता है 1/r की पावर r स्क्वायर के, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से है, तो इसका मतलब जो होगा वो जो डिस्टेंस है वो डबल कर दी जा रही है, तो डबल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/4, एक चौथाई रह जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स इज, एक सिक्का दो बार चला जाता है, दोनों बार शीर्ष आने की प्रायिकता। अगर हम इसका सैंपल स्पेस लिखें तो सैंपल स्पेस S इजकल टू जो होगा लिखा जाएगा वो HH TT HT या TH लिखा जाएगा। तो इसमें दोनों बार हेड कहा है, तो दोनों बार हेड आने एक, और टोटल है हमारे पास 4, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो भी प्रोबेबिलिटी का आपको गिवन है। अगर इसे हम सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, वर्ड यूनिवर्सिटी इज अरेंज्ड रेंडमली, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आई डज नॉट कम टुगेदर, यानी कि जो यूनिवर्सिटी शब्द है उसमें उसे हमने व्यवस्थित किया रेंडमली, और उसमें आई एक साथ न आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर हम इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन देखें
नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होंगे, क्योंकि आई 2 बार है तो हम इसे सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में आई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, बाकी सब 1 1 है तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल उतनी बार लिखा जाएगा, लेकिन वो लिख नहीं रहे हैं, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2। अगर आई जिनमें आई एक साथ आता है, दोनों जहां आई डब एक साथ आता है तो वो कम टुगेदर, तो उसके लिए हम, तो आई एक साथ आता है, वो कितने होंगे, वो होंगे हमारे पास 9 फैक्टोरियल, इनमें आई एक साथ आता है, और आई नॉट कम टुगेदर एक साथ नहीं आता, नॉट कम टुगेदर, तो वो हो जाएंगे आपके पास ये माइनस ये, इनमें तो इन वाल ये टोटल है हमारे पास, और इनमें हमारा आई जो है वो एक साथ है, तो 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है, और माइनस 9 फैक्टोरियल, ये हमारे पास होते हैं। इन्हें अगर सॉल्व कर लूँ मैं तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, कॉमन ले लें, ये हो जाएगा आपका 10/2 यानी कि 5 माइनस 1 अर्थात 9 फैक्टोरियल इंटू 4, ये हमारे पास आई एक साथ नहीं आता है, लेकिन हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी टोटल परम्यूटेशन ये थे हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास आई एक साथ नहीं आता ये है, तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं 9 फैक्टोरियल इंटू 4 अपॉन में टोटल थे हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 2, इस 2 को यहाँ लिख दूँ तो सॉल्व करेंगे ये 10 आ जाएगा, 9 10 इंटू 9 लिखेंगे, 9 से 9 कैंसिल, 10 4 इंटू 2 अपॉन में 10 यानी कि 4 अपॉन 5, तो इसका जो आंसर होगा 4 अपॉन 5 यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन इज, विक्षेपण की माप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन इज, विक्षेपण की माप है, तो विक्षेपण की माप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एवरेज ऑफ द नंबर्स 1 2 3 98 99 x, यानी कि 1 से लेकर 99 तो ये हुए और एक नंबर और है x, इज इनका जो एवरेज है वो 100x है, देन द वैल्यू ऑफ x, अगर हम इसका सम निकालें, हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है एवरेज इजकल टू सम अपॉन नंबर, तो अगर हम सम लिखें इनका, तो सम हम ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि हमारे पास जो सम है 1 से 99 प्लस एक्स है, और इनका एवरेज 100 एक्स है, और टोटल नंबर ऑफ कितने 100, तो 100 इंटू 100x ऐसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 100x सम, यानी कि 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 99 प्लस x, और ये 100x, अगर x को इधर माइनस कर दूं 1 से 99 तक, तो इसे मैं यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर थोड़ा, 1 से 99 तक, 1 से 99 इनका सम कितना होगा। आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सम को हमने ऐसे कैसे लिखा है, क्योंकि जो एवरेज होता है वो सम अपॉन नंबर होते हैं, तो सम निकालने के लिए नंबर इंटू एवरेज की हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो इसे सॉल्व करें अगर 1 से 99 तक का सम, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n प्लस 1/2, यानी कि 99 प्लस इंटू 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अगर 10,000 से एक माइनस कर देंगे तो 999x, ये हो जाएगा हमारा 2 का इससे डिवाइड करें तो 50, ये हो जाएगा आपका 99 इंटू 50 इज इक्वल टू 9999x, और x अगर आपको फाइंड करना है 99 इंटू 50 अपॉन में 9999, ये कैंसिल आउट होगा, तो 50 अपॉन में 101, 50 अपॉन 101 इसका आंसर होना चाहिए,
तो 50/101 कहीं नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है, इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव देन द रिग्रेशन कोफिशिएंट। यदि कोरिलेशन कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो उसका रिग्रेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है, इससे पहले वाला ये और ये आपके स्टैटिक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू एम जी एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल, फॉर्मूला वुड गिव y इफ एम जी इज डबल्ड, यानी कि y जो है यंग मॉडुलस जो है आपका एम जी एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल है, समीकरण में भार को 2 गुना कर देने पर y का मान होगा। देखो पहली बात तो जो यंग मॉडुलस है वो वेट पर या उस पर निर्भर नहीं करता है, ये जो है एक मटेरियल पर डिपेंड करता है, मतलब न कि उसके कॉन्फ़िगरेशन पर या उसके वेट पर या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। ये केवल जो डिपेंड करता है वो मटेरियल पर करता है, मटेरियल कह का बना है, तो वाई जो डिपेंड करता है वो मटेरियल पर करता है, तो इसका मतलब है एम को डबल करने पर कोई चेंज नहीं होगा, वाई वाई ही रहेगा, वाई पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा नन ऑफ दीज होना चाहिए। अगर आप इसे ऐसा कर देते कि y को 2 डबल कर दें तो 2y हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो y होगा वो आपका केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है वो कितना होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो पृष्ठ तनाव होता है वो 0 होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर 0 होगा, और 0 इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रेशर एट हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेग इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द प्रेशर ऑफ द बॉटम, यानी कि जो हाफ पर जो प्रेशर है वो 2/3 है बॉटम के प्रेशर का, तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, प्रेशर एट हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ लेग इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट बॉटम। अगर इसे लिखें हम तो ये हो जाएगा आपका पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो जी h/2 हाफ पर, और 2/3 प्रेशर ऑफ बॉटम रो जी एच प्लस पी नोट। इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 पी नोट रो जी h/2 इज इक्वल टू 2 रो जी एच प्लस 2 पी नोट। अभी अगर पी नोट को इधर लेके जाएं तो पी नोट बचेगा, और इसे सॉल्व करते हैं हम तो ये आ जाएगा 2 माइनस हाफ, यानी कि 2 रो जी एच माइनस यहाँ पर 3 आएगा, तो 2 रो जी एच माइनस 3/2 रो जी एच। कैलकुलेट करें, पी नोट 4 माइनस 3 यानी कि रो जी एच अपॉन में 2, पी नोट इतना है, आपको एच फाइंड करना है, तो एच इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2 पी नोट अपॉन में रो जी। अब इनका वैल्यू अगर पुट करें, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 2 इंटू 2 10 टू की पावर 1 इंटू 10 टू की पावर 5, और रो वाटर का 10 टू की पावर 3 इंटू जी 10 ले लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो 4 20 मीटर, ये हमने 10 इसमें हमने इसे अप्रोक्स सॉल्व किया है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा 20 मीटर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ये कंडीशन आपको गिवन थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
द कोफिशिएंट ऑफ स्पेरिकल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर यानी कि जो आपके एक्सपेंशन कोफिशिएंट होते हैं वो अल्फा रेसो बीटा रेसो गामा इज इक्वल टू 1:2:3। इस क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कितना दिया है, यानी कि बीटा आपको 2 × 10⁻⁵ गिवन है और अल्फा आपसे पूछा है, तो अल्फा जो होगा हाफ होगा, तो यहाँ है 2 × 10⁵, तो हाफ कितना हो जाएगा 1 × 10⁵, तो इसलिए इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडिड टू 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर इज, यानी कि आपका जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 300 ग्राम जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 100 ग्राम बर्फ में मिलाया जाता है, यानी कि मिश्रण का आपको ताप बताना है। तो उसके लिए हम ऐसे समझते हैं कि जैसे यहाँ पर ये जल है इसमें, और इसमें आपने बर्फ को मिलाना है, ये बर्फ है, तो उसके लिए जो बर्फ है वो पिघलेगा और जो जल है वो ऊष्मा बर्फ को देगा, यानी कि जल द्वारा जो दी गई ऊष्मा है क्यू वाटर, जल द्वारा दी गई ऊष्मा, उसके लिए हम m डेल्टा टी, m आपका जो जल का जो मास दिया हुआ है वो 300 ग्राम है और विशिष्ट ऊष्मा जल की 1 होती है और डेल्टा टी 25 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 7500 7500 क्यू डब्ल्यू, यानी कि जल द्वारा दी गई ऊष्मा है, ये दी गई ऊष्मा। अब इसी प्रकार हम बर्फ के पिघलने में ली गई ऊष्मा, बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा, बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा, ऊष्मा क्यों आइस लिख लें अगर, तो वो जो होगी इसके लिए हम लिख सकते हैं m-l, और जो लेटेंट होती है, लेटेंट एनर्जी होती है वो होती है m- है आपका 100 और l यानी कि बर्फ का मास, और l जो होता है 80 कैलोरी होती है, तो यानी कि ये हो जाएगी आपकी 8000 कैलोरी। तो क्यों जहां आप देख पा रहे हैं जो क्यों आइस है, आइस का जो यानी कि बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा है पिघलने में, क्यों आइस जो है वो ज्यादा है क्यों डब्ल्यू से, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ को पूरा पिघलने के लिए जो जल से ली गई ऊष्मा वो कम है, तो इसका मतलब यह है कि बर्फ पूरा पिघला नहीं है, और लेकिन इसका ताप जो है बर्फ के ताप के बराबर हो गया, जल का ताप, तो इसका मतलब इस पूरे मिश्रण का बर्फ तो 0 डिग्री पर ही है और इसका ताप भी अब 0 डिग्री पर आ गया, जबकि बर्फ पूरा पिघला नहीं है, क्योंकि पूरा तब पिघलता जब ये इसके इक्वल होती, तो इसका मतलब यह है पूरे मिश्रण का जो ताप होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। इस वीडियो में हमने इस पेपर के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आप पहले इस वीडियो को देखें और इसमें अगर कुछ त्रुटि हुई तो उसे नेग्लेक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।